हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे या पिछले क्लासों में पढ़े हिंदी के बारे में, जिसमें समास पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे एक नया चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा से पेपर में बनने वाले प्रश्न, किसी भी पेपर में संज्ञा से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आप सभी को संज्ञा के बारे में बताएंगे। आप लोग पहले से भी कुछ लोग जान रहे हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, या संज्ञा का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में जानकारी आइए एक कर सभी संज्ञाओं को नोट करते हैं। चलिए, जैसे कि संज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है। सम प्लस ज्ञा शब्द से मिलकर बना है। सम का अर्थ है सम्यक रूप से, सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, जबकि ज्ञा का अर्थ होता है जानना। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा में ही पदार्थवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, मतलब जातिवाचक संज्ञा में दो संज्ञाएं और होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। कि मुख्य रूप से संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक समूहवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा दो प्रकार की होती हैं। संज्ञा दो प्रकार की होती हैं, दृश्य संज्ञा और अदृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञा जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा होती हैं, जबकि दृश्यवाचक संज्ञाएं सिर्फ एक होती है। दृश्यवाचक संज्ञा सिर्फ एक होती है, वो भी भाववाचक संज्ञा। अब उसी के आगे संज्ञा के सामान्य कितने भेद होते हैं, या पेपर में प्रश्न बनता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सामान्य रूप से कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलिए, आप लोग हेडिंग डालिए, संज्ञा डैश करके लिखिए। संज्ञा शब्द का निर्माण सम प्लस ज्ञा शब्द से हुआ है। सम प्लस ज्ञा शब्द से हुआ है। संज्ञा शब्द का निर्माण सम प्लस ज्ञा शब्द से हुआ है। सम प्लस ज्ञा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ नाम, शाब्दिक अर्थ नाम या अभिधान है। अभिधान का मतलब होता है पहचानना, जिसका शाब्दिक अर्थ है नाम या अभिधान होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सम का शाब्दिक अर्थ सम्यक रूप से होता है। सम का शाब्दिक अर्थ सम्यक रूप से होता है, जबकि ज्ञा शब्द का अर्थ जानना होता है। ज्ञा शब्द का अर्थ जानना होता है। लिखिए संज्ञा की परिभाषा लिखें। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे, संज्ञा के मुख्य भेद। संज्ञा के मुख्य भेद डैश 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला लिखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा में डैश करके लिख लीजिए पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, या ब्रैकेट में लिख लीजिए पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तीसरा भेद लिखें भाववाचक संज्ञा।
अब उसी के आगे अगली हेडिंग डालेंगे, प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा के भेद। प्राचीन अवधारणा के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2। संज्ञा के भेद 2 कौन कौन से हैं? चलिए लिखिए। नंबर 1, दृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। लिख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब दूसरा नंबर लिखेंगे, अदृश्य संज्ञा। अदृश्य संज्ञा ये कितनी होती हैं मित्रों? ये कितनी संज्ञाएं होती हैं? 1। वो कौन सी? भाववाचक संज्ञा। जब दृश्यवाचक संज्ञा 4 हो गई तो आपको पता है सामान्य रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो कौन सा बचा? वो संज्ञा किसमें चली जाएगी? अदृश्य संज्ञा में हो जाएगा। अगली हेडिंग लिखिए, संज्ञा के सामान्य भेद। संज्ञा के सामान्य भेद। संज्ञा के सामान्य भेद में लिखिए, नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, पदार्थवाचक संज्ञा। और 5वां, समूहवाचक संज्ञा। अभी इसी में देख लेते हैं, इस रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। हेडिंग डालिए, रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? नंबर 1 लिखेंगे, रूढ़ संज्ञा। नंबर 1, रूढ़ संज्ञा। दूसरा लिखेंगे, यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा। तीसरा लिखेंगे, योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा। आप लोग इसको समझ सके होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। हेडिंग डालिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाषा लिखेंगे, जिस संज्ञा शब्द या पद के द्वारा किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, समस्त व्यक्तिवाचक संज्ञा नश्वर होती हैं, इनका बहुवचन बनाया जा सकता है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे गंगा, यमुना। लिखते जाइए आप लोग साथ में, सरस्वती, अरावली, विंध्याचल, प्रशांत महासागर, महाभारत, रामायण महाभारत, गोदान, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अभिलेख, हिंदुस्तान। अब नाम में जैसे अखिलेश, मोहित, इलाहाबाद, स्थान में इलाहाबाद, लखनऊ इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। नोट कर चुके हो तो उसके आगे डालेंगे हेडिंग,
लिखिए जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द या पद के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा को पहचानने की ट्रिक है, देखेंगे मित्रों जातिवाचक संज्ञा पहचानने की ट्रिक क्या है। सबसे पहले देखेंगे नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे ट्रिक का, जातिवाचक संज्ञा अनस्वर होती हैं। दूसरा लिखेंगे इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है। नोट करके लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत पशुओं के नाम, व्यवसायों के नाम, आपदाओं के नाम तथा संबंधवाचक पदों के नाम की गणना होती है। जैसे कुर्सी, मेज, कूलर। जैसे डैश करके लिखिए, कुर्सी, मेज, कूलर। अब पशु में देखेंगे घोड़ा, गाय और आगे तूफान, ज्वालामुखी, हाथी, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर इत्यादि शब्द जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तीसरा लिखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। डैश करके लिखिए, जिस संज्ञा शब्द या पद के द्वारा किसी पदार्थ का बोध होता है, तो वहां द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। पदार्थवाचक संज्ञा अग्रणीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा की गणना नाप तौल में की जाती है। पदार्थवाचक संज्ञा की गणना नाप तौल में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। अब जैसे पदार्थवाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए, जैसे कौन कौन से शब्द पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पेट्रोल, कोहरा, गेहूं, चावल, जौ, मूंगफली, घी, चीनी, तेल इत्यादि शब्द पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। चौथा हेडिंग डालेंगे, समूहवाचक संज्ञा। डैश करके लिखिए, जिस संज्ञा शब्द या पद के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।
यानी कि एक ग्रुप बन जाता है। जैसे सेना, बाजार, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे गुच्छा, बाजार, सेना, परिवार, चमू। चमू क्या है? एक चबूतरा को ही शायद चमू बोलते हैं। भीड़, ये सब इत्यादि लिख लीजिए। इत्यादि शब्द समूहवाचक संज्ञा होती हैं। हेडिंग डालिए, भाववाचक संज्ञा। 5वां नंबर पे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा लिखिए डैश करके। क्या शब्द या पद, ऐसे संज्ञा शब्द या पद जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जाता है या महसूस किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, भाववाचक संज्ञा अदृश्य संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य संज्ञाएं होती हैं। अदृश्य संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे भाववाचक संज्ञा में मित्र है तो मित्र का भाव मित्रता से हो जाती है। और शत्रु का शत्रुता हो जाता है। देखिए, भाव ही तो हो रहा है, शत्रुता। और जैसे बूढ़ा आदमी होता है, बूढ़ा का बुढ़ापा, बूढ़ा का बुढ़ापा। पढ़ना का पढ़ाई, पढ़ना का पढ़ाई। अपना का अपनाना। ये देखिए, सब भाववाचक की संज्ञा के अंतर्गत। दूर का, जब कोई व्यक्ति दूर रहता तो उसका दूरी का भाव है। दूरी का, जैसे किसी को शाबाश का शाबाशी। शाबाश का शाबाशी। ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोग ये वीडियो को समझ सके होंगे। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।